कौन से हैं जो दिल्ली से हैं जेई में? निशिता, ओके। और निशिता के अलावा और कोई है दिल्ली से? मतलब विशाल, निशिता और क्या नाम है इसका, नितांत को छोड़ के। ठीक है। शौर्य आप कहाँ से हो? कवर शौर्य। मैम एचपी। ठीक है। ठीक है। सो नितांत, विशाल और निशिता, अभी तुम लोगों के ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? अभी जो भी टेस्ट होगा दैट विल बी इन ऑफलाइन मोड। यस मैम। बिकॉज अभी ग्रेड 12 का पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट है, मैंने ग्रुप में भी डाला था। तो वो देने आना है, मतलब तुम लोगों को सारे टेस्ट देने आने हैं। 3 बच्चे अभी फिलहाल मुझे दिख रहे हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं, तो वो तीनों ही आओगे आप लोग टेस्ट देने, और सारे टेस्ट देने की ट्राई करो। ट्राई नहीं, मैं तो कहती हूँ 2 सारे टेस्ट। तो अब ना 1 हफ्ते में 1 बार नहीं हुआ करेगा तुम लोगों का टेस्ट, 1 हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगा। ठीक है, एक संडे को और एक उसके अलावा आपका थर्सडे को। ठीक है, और ऑफलाइन में शायद आपका सिर्फ संडे वाला ही रहेगा, आई एम नॉट श्योर, बट हर संडे तो रहेगा ही रहेगा ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है, तो जब जब तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने की, ऑफलाइन आने की, टेस्ट देने की, तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज इस संडे को तो मैं भी आ रही हूँ वैसे, तो प्लीज ऑफलाइन टेस्ट में आओगे। ठीक है, ऑलराइट। और बाकी जो बच्चे हैं जो दूर दूर हैं, वो अपना घर बैठ के दीजिए ईमानदारी से। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आज अपना 5th लेक्चर है, राइट? यस, आज अपना 5th लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का, जिसमें हम लोग प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो प्रोटीन्स के बारे में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखी प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। एक तो ये वाली बात करी थी मैंने कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, मतलब जब आप प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे वो अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको असेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने 10 असेंशियल अमीनो एसिड्स को याद किया था ट्रिक से, प्राइवेट टिम होल। ठीक है, और जो उसके अलावा बचेंगे दैट विल बी योर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और उन सब के हमने लेटर कोड भी डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने एलिफेटिक अमीनो एसिड्स और ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें एरोमेटिक रिंग है, ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें अल्कोहल है, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें सल्फर है ना, वो हमने डिस्कस किए थे, है ना, विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक। उसके अलावा हमने एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एस्पार्टिक हो गया, ग्लूटामिक हो गया, ये एसिडिक है। लाइसिन और अर्जिनिन तुम्हारे बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, राइट? और क्या कहते हैं, और क्या पढ़ाया था? हाँ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ाया था। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली पीएच ही है, उस पीएच पे अमीनो एसिड का माइग्रेशन नहीं होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, अगर उसी पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप बोलते हो। ठीक है, और अगर आप पीएच ज्यादा या कम कर दो तो फिर उस हिसाब से उनका माइग्रेशन होता है टूवर्ड्स कैथोड और एनोड। ठीक है, मैंने आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए तरीका भी बताया था। क्या बताया था? वैसे तो ये पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, आप स्किप भी कर सकते हो कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, बट अगर आपको समझ आ गया था तो आप कर सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो जो अमीनो कार्बोक्सिल की पीके होगी उनका एवरेज ले लेना। अगर तुम्हारा एसिडिक अमीनो एसिड होगा तो सारे एसिडिक ग्रुप की जो पीके वैल्यूज होगी उनका आप ऐड करके एवरेज ले लेना। ठीक है, और जो आपके बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे
उसमें आप अमीनो ग्रुप का पीके लेके क्या कर लोगे, उनका एवरेज ले लो। ठीक है जी। सो इस तरीके से याद आ रहा है ये। ठीक है। सो यस, और आज जो है तुम लोगों का आज नहीं कल, सॉरी, कल तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरी साइड से। एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स 1 दिसंबर जो आएगा तुम्हारा, उस वहां से तुम्हारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्लानर जो भी है क्रैश कोर्स का वी विल शेयर इन योर ग्रुप्स, राइट। और 1 दिसंबर को तो तुम्हारा जैसे पेपर डिस्कशन होगा। अब तुम्हारे जैसे हफ्ते में 2 टेस्ट हुआ करेंगे, संडे को और दूसरा किसी दिन थर्सडे को, राइट। तो उन दोनों का जब पेपर होगा, तो जैसे थर्सडे को मान लो तुम्हारा पेपर है, तो थर्सडे को कोई क्लास नहीं होगी तुम लोगों की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल जाएंगे उस टाइम पे, तो उनको टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए उस दिन आपका क्लासेस नहीं हुआ करेंगी। समझ रहे हो सारे बच्चे? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है। तो उस दिन तुम्हारा सेम जो ये है वो नीट वालों का भी चलेगा। ठीक है। ओके। तो यस, तो उस दिन क्लासेस नहीं होंगी। और जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जैसे संडे वाले टेस्ट का डिस्कशन मंडे को हुआ करेगा, थर्सडे वाले टेस्ट का डिस्कशन तुम्हारा फ्राइडे को हुआ करेगा। तो मतलब हफ्ते के 2 दिन विल बी बेस्ड ऑन योर पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन होगा, और जो बाकी के 3 लेक्चर, क्योंकि डेली लेक्चर होंगे तुम लोगों के, 3 लेक्चर होंगे, फिजिक्स के भी, मैथ्स के भी, केमिस्ट्री के भी, 6 से 10:15 टाइमिंग रहेगी। सब कुछ तुम्हें थर्सडे तो आज है, सैटरडे तक सब कुछ तुम लोगों के ग्रुप में मिल जाएगा, टाइम टेबल एंड ऑल। ठीक है। तो पहले तो अपने आप को समझाना कि यू हैव ओनली 1.5, और अगर अब मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे और टीचर करवाने के लिए रेडी है, तो मुझे लगता है आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो उसके अलावा 2 दिन पेपर डिस्कशन में चले गए, उसके अलावा अपने को मिले हैं 3 दिन, है ना। तो 3 दिन तुम्हारा वो जो टीचर रिवीजन करवा रहा है उस पे लेक्चर लगेंगे तुम लोगों के। क्लियर है? तो ये पूरा मैंने तुम्हें बता दिया है, और इसके हिसाब से तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूंगी। आपके स्कूल में ऑलरेडी 75% अटेंडेंस हो चुकी है, बहुत स्कूल गए हो तुम लोग पूरे साल में। अगर अब रिजल्ट निकालना है, तुम्हें स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। देखो, मैं बहुत डायरेक्टली बोलती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, अगर स्कूल से छुट्टियां नहीं लोगे ना, तो तुम उतना नहीं एफर्ट मार पाओगे जितना इस टाइम पे एक जेईई एस्पिरेंट को मारना चाहिए। क्योंकि ये वो टाइम है जिसपे बहुत लाखों बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। तुम्हें पता है 13 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं अभी तक, और आज लास्ट डे है। ठीक है। सो 13 लाख बच्चे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, उसमें से आधे तो यूं ही हटा दो, सिर्फ मैं बोलूंगी कि कुछ 2-1 लाख बच्चे सीरियस होंगे उसमें से। तो सब वो इस टाइम पे, अगर कोई स्कूल में है तो छुट्टी लेके पढ़ रहा है, कोई टॉपर है तो वो पढ़ रहा है पूरे दिन। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना है। स्कूल की लगाओ छुट्टियां, स्कूल वाले नहीं देते हैं छुट्टियां, मेडिकल डाल दो, क्योंकि ये तो वो वाला अब स्टार्ट हो रहा है, डू और डाई। ये नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो प्लीज अपना बेस्ट हो, 1.5 महीने में बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। एंड डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, डो नॉट थिंक अबाउट आउटकम, जस्ट ट्रस्ट योर प्रोसेस। तुम्हारे भी हाथ में, सिर्फ मेहनत करना। रिजल्ट तो जो आएगा वो तो तब पता चलेगा जब तुम एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आओगे, है ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम क्या करके आए हो। बट अभी के लिए यू हैव टू फोकस कि अभी तुम्हारे पास है क्या, क्या कर सकते हो। ठीक है। तो 1.5 मंथ जो है रज के मेहनत करो, रज के। 12th को 12th भी करनी है, 11th भी करनी पड़ेगी। ठीक है। कैटेगरी वाले बच्चों को मैं बोल देती हूँ कि 12th कर लो, बट अगर कैटेगरी वाले बच्चों को भी अगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 11th कुछ तो पढ़नी पड़ेगी उनको। तो 11th को पूरा इग्नोर नहीं मार सकते अपन। ठीक है। तो ये था मोटा मोटा जो अपकमिंग डेज का प्लान रहने वाला है, तो प्रिपेयर यूरसेल्फ अकॉर्डिंगली। आर्यांश, आपको रेगुलर रहना है बेटा, 1.5 महीना, पूरे 1.5 महीने मुझे दिखना चाहिए
कि आप क्लास में आ रहे हो। ठीक है आर्यंश? ठीक है, ऑल राइट। अब मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है और हमें न्यूक्लिक एसिड्स भी स्टार्ट करना है। न्यूक्लिक एसिड्स में अपन क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स में हम लोग आरएनए और डीएनए पढ़ेंगे। आरएनए तो पढ़ के छोड़ देंगे, मेन हमें डीएनए करना है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, है ना, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, ये पढ़ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे आज मैं बताऊंगी तुम्हें प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है मेरा बेटा, देखो ये सब आपका बायो से लेना देना है, तो बायो वाले बच्चे तो शायद मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ जाएंगे। जेई वालों को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं, अगर मुश्किल होता ना तो शायद मैं तुम लोगों को जेई में करवाती भी ना, बट बहुत आसान है। तो हर एक बच्चा करके आता है ये वाला टॉपिक तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि क्लास में ही याद हो जाए। देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो सबसे पहले आता है वो आता है मेरा बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी में भी कुछ लिख सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, बाकी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है ना, इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड्स एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। क्या बोला? अमाइनो एसिड्स एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझो, जैसे तुम्हारे पास क्या है, थ्रेड है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है, बीड्स है, बीट मोती है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे पास धागा है और तुम्हारे पास रेड, ब्लू, ऑरेंज कलर के वो है, बीड्स है, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ पहले रेड कलर के डालो, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, ठीक है, फिर रेड ब्लू ऑरेंज, इस तरीके से चलता रहेगा। समझ गए? तो तुमने क्या किया, रेड कलर का डाला, फिर कौन सा डाला, ब्लू कलर का डाला, और फिर क्या डाला, ऑरेंज कलर का। ठीक है, और फिर वही क्या, रेड, ब्लू, ऑरेंज, देख रहे हो? तो इस तरीके, अब ये बीड्स क्या है, तुम्हारे अमाइनो एसिड्स है, समझ गए? और वो थ्रेड क्या का है, प्रोटीन है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में होता है। लेट्स से दिस इज एलानिन, दिस इज ग्लाइसिन और दिस इज वेलिन। तो एलानिन के साथ क्या है, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के साथ क्या है, वेलिन है। अगर तुमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, मान लो तुमने एलानिन के साथ वेलिन लगा दिया और वेलिन के साथ ग्लाइसिन, तो भाई तुम प्रोटीन चेंज कर दोगे, उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखता है एनसीईआरटी, ये लिखता है द सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रोटीन्स और ईच प्रोटीन हैज अ सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। हर प्रोटीन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का। अगर तुमको मैम हम तो ना वेलिन ये क्या बोलते हैं, एलानिन हम पीछे लाएंगे सबसे, तो भाई साहब वो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। Getting my point? So each protein has a specific sequence of amino acid which is critical of its biologically activity. समझ रहे हो? अगर तुमने सीक्वेंस में छेड़खानी की तो गया। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, अगर तुमने मान लो कोई स्पेलिंग को में कोई एक वर्ड इधर उधर किया, उसका मतलब चेंज हो जाता है या नहीं हो जाता? यस और नो? ऐसे तुमने अगर इसमें अमाइनो एसिड चेंज किया कोई, तो भाई साहब उसका मतलब चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? बस जितना मैंने समझाया है तुम्हें उतना ही पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स अरेंज्ड होते हैं और हर एक प्रोटीन में
जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है, दैट्स इट। दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। जैसे ये मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, जैसे तुम्हें दिख रहा है, इसमें ग्लाइसिन, प्रोलिन, थ्योरीन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, देखो एक सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। कैन यू सी दैट? ठीक है, सो वही है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है बेटा? सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। जो मुझे लगेगा नहीं है मैं तुम्हें बोल दूंगी कि बेटा लिख लो, और इसको सुनना ही है। कुछ न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, कुछ बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है चीज, बस तुम्हें सुनना है। अब आ चुका है बायोमोलिक्यूल चैप्टर, जेई में क्या कर सकते हैं देखो। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, यस और नो। तो जब आप पॉलीपेप्टाइड चेन की इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो कि एक उसको पर्टिकुलर शेप मिलती है, मतलब जो चेन है वो अपने आप को इस तरीके से फोल्ड करती है, ठीक है। और फोल्ड क्यों करती है? क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि क्या हो रहा होता है उनमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। कैसे हो रही होती है दिखाऊं मैं एक बार। देखो इधर, इधर देखो, इधर ये आपको दिख रहा है, इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये वाला दिख रहा है सबको? हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें जो ये अमाइनो एसिड्स हैं आपको दिख रहा है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो ना। एक अमाइनो एसिड का जो ये NH है वो दूसरे अमाइनो एसिड के CO के साथ देखो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। कैन यू सी दैट? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस तरीके से, तभी इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल। इसको आप फोन की, जो टेलीफोन की वायर होती थी, अब तो टेलीफोन यूज नहीं करते, टेलीफोन की वायर याद है तुम्हें? या फिर स्पाइरल स्प्रिंग को सोच लो, वैसे इमेजिन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही आता है प्रोटीन के। तो आ जाओ मैं और बताती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। बस जितना मैं एक्सप्लेन करूँ ना तुम्हें उतनी ही नॉलेज रखनी है। बायो तो देखो हमने पढ़नी नहीं, और जो बायो वाले बच्चे हैं उनको भी उतना ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है 11th में टीचर कहते हैं अरे केमिस्ट्री में पढ़ोगे वहां पढ़ लेना, ठीक है। सो आपको भी उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रही हूँ। तो फिर से सुनो, secondary structure of protein refers to the arrangement of polypeptide chain giving rise to a particular shape which arises a result of hydrogen bonding। और जो दो कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स है, और बीटा प्लेटेड शीट है, बीटा प्लेटेड शीट। इसको कैसे सोचोगे, इमेजिन करोगे? फोन की वायर, टेलीफोन वायर, सबने देखी होगी टेलीफोन वायर, नहीं तो स्पाइरल स्प्रिंग देखा है सबने? ये रहा, ये देखो ना, रुको, दिख रहा है? ये एक मिनट रुको, शायद ब्लर दिख रहा होगा, रुको एक मिनट। बैकग्राउंड कहाँ हो गया? अब दिख रहा है क्या कुछ? ये देखो। यस मैम। हाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे इमेजिन आप कर सकते हो। और जो बीटा बीटा प्लेटेड शीट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे इमेजिन करोगे? तुमने अपनी मम्मी को कभी साड़ी ड्रेप करते हुए देखा है? एक मिनट को मैं बताती हूँ, मेरे पास एक पेज था, लेट मी जस्ट गिव मी 2 सेकंड। देखा है क्या कभी? अब बताओ भाई। काफी मम्मी साड़ी वियर करती हूँ। देखो पेज है, तुम इससे भी कर सकते हो, ऐसे ही करती है ना वो ड्रेप, देखो ये ऐसे, फिर ऐसे, 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 आगे ना, ऐसे, यस मैम। ऐसे, ऐसे। एक मिनट रुको,
ऐसे 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 ऐसे, और जब तुम इसको खोल दोगे तो ये बीटा प्लेटेड शीट इस तरीके से आपको दिखेगी, ऐसे ऐसे। रुको, ठीक है, मैंने दिखाने की कोशिश की है, देखो समझ में आ गया तो ठीक है, वरना याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये दो टाइप के हैं आपका, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। ये देखो, ये अल्फा प्लेटेड है और ये बीटा प्लेटेड है, दिख रहा है, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। चलो, अब क्या क्या है इसमें, हमें क्या क्या ध्यान रखना है। चलो, फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द पेप्टाइड चेन आर कोइल्ड अप टू फॉर्म अ हेलिक्स, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से चेन आपस में से घूमी होती है, कोयल होती है, कि वो एक हेलिक्स बना देते हैं, ठीक है। और हेलिकल पैटर्न इज फाउंड टू बी राइट हैंडेड इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, बस तुम्हें याद रखना है अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो कह रहे हैं द H bond हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन CO ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एन NH ग्रुप ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ हेलिक्स। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या सबको दिख पा रही है? इंट्रामोलिकुलर क्या होती है? विद इन मॉलिक्यूल, है ना। देखो इधर देखो, ये आपका एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, तो देख रहे हो आपस में क्या है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली हो रही है, दिख रहा है सबको? देखो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर हो रही है, ठीक है। चलो, बस ये चीज ध्यान रखनी थी, फिर से देख लो, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन CO ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रेसिड्यू, और वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा टू NH ग्रुप ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ हेलिक्स, जो भी उसके साथ हो, ठीक है। चलो मैम, तो बेसिकली जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो स्टेबल क्यों है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आ रहा है। अब बात आती है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर या बीटा शीट स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या बोला है, जो नेबरिंग पेप्टाइड चेन्स होंगी वो आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। यही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलती है, थोड़ी चीजें बोल देती है कि दी शीट्स आर स्टैक्ड वन अबाउट द अदर लाइक फोल्डेड पेजेस ऑफ द बुक्स टू फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड द बीटा प्लेटेड फोल्डेड शीट। जो मैंने तुम्हें समझाया, अगर वो समझ में आ गया है ना तुम्हें, तो कुछ ज्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है, ये तुमसे पूछेगा नहीं। बस हमें दो बातें ध्यान रखनी, क्या कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बीटा शीट में बोलो इंटरमोलिकुलर, याद रहेगा? यस मैम। मेरे ख्याल से तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो आओ, तो आपको ये दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये एक पेप्टाइड चेन है, दूसरी, इनमें क्या हो रही है, देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है मेरा बेटा, बोलो। यस मैम। चलो आगे बढ़े। चलो, अब क्या है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब देखो, जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी आओगे, सेकेंडरी से टर्शरी आओगे, जो प्रोटीन्स है ना बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे, उलझ जाएंगे मतलब बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो जाएगी। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल था, है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, फोल्डिंग हुई। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और घुमा दो और टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, tertiary structure represent overall folding of polypeptide chain that is further folding of secondary structure, है ना। मान लो कोई चीज तुमने ऐसे किया, उसको और घुमा दो, कॉम्प्लिकेटेड कर दो और ज्यादा,
तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और फोल्ड कर दोगे तो इट विल अराइज टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर जब आपका बनेगा तो उसकी वजह से दो शेप्स देखने को मिलेंगी। जैसे सेकेंडरी में क्या देखने को मिल रही थी, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। इसमें फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन तुम्हें देखने को मिलेंगे। शेप्स होएगी ना बेटा प्रोटीन्स की, जो सेकेंडरी में देखने को मिल रहा था वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। जो टर्शरी में देखने को मिलेंगी दो मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, वो कौन कौन सी है बेटा, फाइब्रस और ग्लोबुलर। याद रहेगा? हाँ मैम याद तो करना पड़ेगा। कौन कौन सी रहेंगी फिर से सुनो, फाइब्रस और ग्लोबुलर, फाइब्रस और ग्लोबुलर, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, फिर एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है द मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर। देखो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें मैंने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट बताया था, वो तो स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो किस वजह से स्टेबलाइज है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी हो रही है। डाइसल्फाइड लिंकेज मतलब एसएस लिंकेज, वंडरवॉल फोर्सेस भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। इन सब की वजह से, फोर्सेस की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर आपके क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखी है ताकि तुम देख पाओ, देख पा रहे हो? तो ये सारे तरीके की इंटरेक्शन आप यहाँ पे देखते हो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों स्टेबलाइज है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखो एनसीईआरटी ने बेटा ये बना रखा है स्ट्रक्चर समझाने के लिए। प्राइमरी देखो बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा घुमा दो सेकेंडरी बन गया, और घुमा दो टर्शरी बन गया, और घुमा दो विल कन्वर्ट इनटू क्वाaternary स्ट्रक्चर। उसने समझाने के लिए आप लोगों को दिखा रखा है, ठीक है। ये आपको स्कूल के एग्जाम में बनाने नहीं आएंगे, ना ही जेई के एग्जाम में बनाने आएंगे। जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन से, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर से सवाल आएंगे, ना ही ये तुम्हें स्ट्रक्चर देगा बनाने को। क्लियर है? चलो अब उसके बाद बेटा, क्योंकि मैंने टर्शरी स्ट्रक्चर में तुम्हें पढ़ाया क्या, फाइब्रस और ग्लोबुलर, तो इसके बीच में डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में 2 नंबर में आता है डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, और जेई में इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं। तो बेटा जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक कैसे, जो आपका ये है आपका जो हेयर है, ठीक है, उसका आप एक बाल तोड़ लो, दैट इज फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन क्या, थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल है विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आर हेल्ड टुगेदर at many points by hydrogen and disulfide bond। ठीक है जी, इनमें क्या है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो पानी में सोलुबल नहीं होते। आपके बाल होते हैं क्या पानी में सोलुबल, बताओ भाई? नहीं होते, तो इनसोलुबल इन वाटर। चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनी, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, चीफ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बालों में क्या है, कैरेटीन, कैरेटीन क्या प्रोटीन है, कोलेजन, शैम्पू खरीदते हो आता है ना पीछे, कोलेजन है, ठीक है। मायोसिन, मायोसिन इन मसल, तो ये सब फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। किस किस के एग्जाम्पल हैं, फाइब्रस के, कौन कौन से, कैरेटीन, कोलेजन और मायोसिन। रट्टा मार लो इनका, रट्टा मारना पड़ेगा, इसकी कोई तुम्हें ट्रिक आती है बनाने बना लो, वरना रट्टा मार लो। कैरेटीन, कोलेजन और मायोसिन। कैरेटीन और कोलेजन तो बहुत बच्चों ने सुना होगा, ठीक है, और मायोसिन भी एक तुम ध्यान रखो, ठीक है। यू का यू पेपर में आएगा, बताओ इनमें से फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है, इनमें से ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा, तो कर लेते हैं ना, 3 ही तो नाम है। और कैरेटीन और कोलेजन तो हमें पता ही है। कैरेटीन स्मूथनिंग भी तो कराती है गर्ल्स, हाँ भाई, चलो आओ। तो उसके बाद आता है ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब किसी ने जवाब नहीं दिया, मतलब सुना नहीं लगता है,
चलो आ जाओ, नहीं सुना तो अब सुन लो। ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें क्या होता है, ये वाटर सोलुबल होते हैं। इस तरीके से शेप होती है उनकी बेटा, ये जो दिखा रखा है, तुम्हें शेप से वैसे लेना देना होना नहीं चाहिए। वाटर सोलुबल होते हैं, और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होता है, इंसुलिन, इंसुलिन और एल्बुमिन। इंसुलिन और एल्बुमिन आर द ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनमें कंपैरेटिवली वीक होते हैं। ये याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। क्या क्या याद रखना है, इधर आओ। वाटर सोलुबल होते हैं, इंसुलिन एल्बुमिन आर द एग्जांपल। फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पानी में सोलुबल नहीं होते। केराटिन, कोलेजन और मायोसिन जो है इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। चलो आगे चले। देखो ये 2021 का सवाल है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन? B Albumin. एल्बुमिन। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सोच के नहीं छोड़ना है कि दैट यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर है, तो सब बच्चे पढ़ के जाएंगे। बिकॉज कैरेटिन, कोलेजन एंड मायोसिन आर फाइब्रस प्रोटीन, एल्बुमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर तो तुम टर्शरी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दो, राइट? वो क्वाटनरी में जो है वो चेंज हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, इसके बारे में कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो देख रहे हो, कैन यू कंपेयर? प्राइमरी बिल्कुल सीधा साधा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेकेंडरी, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टर्शरी, क्वाटनरी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ते हैं जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ती जा रही है। दिख रहा है? मैम फिर जब ये बॉडी में होते हैं तो एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं? भाई बॉडी के अंदर तो क्या क्या होता है सिमरन, क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, बॉडी के अंदर तो क्या क्या ही होता है, क्या बोले। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये। ठीक है, इसके लिए मुझे भी बायो पढ़नी पड़ेगी, फिर मुझे पढ़ के तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा मैम। इसको यहाँ पे ही छोड़ दो। ठीक है, हाँ बोलो। मैम मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा होता है भाई मिल्क में? बताओ भाई, बायो वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे बताएंगे। बताओ बताओ बताओ। बताओ। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन प्रोटीन कौन सा होता है? क्या फायदा मुझे नीट वाले बच्चों को पढ़ाने का। मैम कैसीन होता है 80%? हाँ याद आ गया मेरे को, कैसीन होता है, राइट। वो मुझे पढ़ाना भी है अभी इसमें, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन में कैसीन होता है। यस राइट, कडलिंग ऑफ मिल्क, सुना है? यस मैम। याद आ गया मेरे को, कैसीन। अच्छा चलो, अब देखते हैं, इसको आगे करेंगे कडलिंग ऑफ मिल्क को डिस्कशन। अब बात करते हैं पहले डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता क्या है। ठीक है, देखो भाई, देखो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है क्या। देखो जो आपके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, आपको दिख ही रहा है, बहुत फोल्डिंग हो रखी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो जब आप इनको हीट करते हो ना, हीट करते हो या पीएच में चेंज करते हो या फिर कुछ और इसमें ऐसा चीज करते हो, तो क्या होता है ना, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है अनफोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। और अनफोल्ड शुरू होंगे होना, तो अपनी वो जो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको भी वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। समझ रहे हो? तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, अनफोल्ड होने लग जाते हैं।
जैसे टर्शरी सेकेंडरी में आ रहा है, सेकेंडरी प्राइमरी में जा रहा है, और अपनी बायोलॉजिकली एक्टिविटी होती है, जो उनका काम होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो बेटा खुद ही इतना सिंपल है, उसमें कुछ करोगे तुम, हीट वीट पीएच चेंज करोगे तो वो कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। समझ रहे हो? वो जैसा है वैसा ही रहेगा। डिस्टर्ब कौन होंगे? सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो ये दो तीन बातें जो है एनसीईआरटी ने बोली हुई हैं, तो प्लीज इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि डीनेचरेशन से आपका सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, यस मैम। सिंपल है। अब आ जाओ जो अभी पूछा था, तो बेसिकली दो एग्जांपल हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, एक तो है कोएगुलेशन ऑफ एग, ठीक है, और कडलिंग ऑफ मिल्क। जो कडलिंग ऑफ मिल्क है, जैसे अभी बताया, सिमरन ने ही बताया ना, मेरे को बताया था कि केसीन होता है, तो मिल्क में क्या होता है? केसीन होता है। ठीक है, सो बेसिकली कडलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, इसमें भी कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे आपके जो सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर है वो अनफोल्ड होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर क्या बोलते हैं, अगर आप मान लो दूध में, मिल्क में लेमन डाल दो, या कुछ भी डाल दो, एसिटिक एसिड डाल दो, तो क्या होगा? लम्प्स बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे? लम्प्स बनने लग जाते हैं। देखो छोटी छोटी जो गांठें होती हैं वो बनने लग जाएंगी। उसी को ही हम क्या कहते हैं? कडलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? कडलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का। कोएगुलेशन ऑफ एग क्या है वो यहाँ पे दिखा रखा है। जो आपका बेसिकली एग है, क्या करना है तुम्हें? फ्राई पैन में थोड़ा गर्म पानी लेना है, एग को तोड़ना है, ऐसा कुछ दिखेगा तुम लोगों को, देखना। और इसको जैसे जैसे आप और हीट करोगे कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, करके भी देख सकते हो जो एग खाते हैं। तो वाटर पहले सोलुबल था, वो इनसोलुबल हुआ, तो ये हुआ क्या है? डीनेचरेशन हुई है। जो पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वो क्या है? अनफोल्ड हो रहा है। ठीक है, और फिर आपस में सारे घुल मिल के क्या हो रहे हैं? सोलिडिफाई कर रहे हैं उसको, व्हाइट पार्ट को, दैट विल बी इनसोलुबल। तो बेसिकली दो एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान रखने हैं जो आपके उसमें है सिलेबस में, कोएगुलेशन ऑफ एग और कडलिंग ऑफ मिल्क। बस इससे ज्यादा तुम्हें ना जानने की जरूरत है और ना ही मुझे बताने की जरूरत है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, क्या बोलो? यस यस मैम। मैम। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्योंकि देखो मैं आपको उतना बता रही हूँ जितना आपका केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत लेना देना और जहां से क्वेश्चन आता है। बाकी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, डीप में तो मैं क्या जाऊँ, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा पहले पूरा बायो, तो जो काम का नहीं है वो हम लोग नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट, कौन सा रहता है? प्राइमरी। इतनी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें बस। हाँ बोलो। ये देखो, ये सब जेई के सवाल है भाई, ये सब जेई के सवाल है। कौन सा नहीं रहता है? अनअफेक्टेड रहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन Second option. सेकेंड डी ऑप्शन, ऑप्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। हो जाएगा? यस, तो यहाँ से ये सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं और देख लेती हूँ, मैंने कुछ सवाल ऐड किए थे, अगर इसमें से कुछ है तो मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये 2025 में आया है।
कर लोगे। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद इट्स, कौन से स्ट्रक्चर? टर्शियरी। टू। ठीक है, ठीक है। ओके, ये वाला करते हैं, ये भी 2025 का है, देखना। ऑन हाइड्रोलिसिस oligopeptides which give rise to fewer number of alpha amino acids, while protein give rise of a large number of beta amino acids. क्या ठीक है ये? नहीं, proteins are the polymer of alpha amino acids, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, समझे? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। ये तो बताया था मैंने कल, अब कुछ अलग थोड़ी ना बता दिया आज मैंने। फिर है जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं आर डीनेचर्ड बाय एसिड्स which convert the water soluble form of fibrous protein to water insoluble. क्या ये ठीक है? क्या fibrous protein water soluble होते हैं? पूरा पढ़ो स्टेटमेंट को। नो मैम। हाँ तो गलत है, यहीं से देख के पता चल रहा है। वाटर सोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन्स हो ही नहीं सकते सोल्यूबल, ठीक है? तो यहीं से सवाल मतलब हो जाता है सवाल। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है? तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी गलत थी। ठीक है, तो इस तरीके के देखो सवाल जो है पूछे गए हैं। अब चलते हैं आगे न्यूक्लिक एसिड्स पे। देखो न्यूक्लिक एसिड से सारा का सारा ये भी बायो से रिलेटेड है, मतलब सब बायो का है, कुछ बहुत कम चीज है इसमें केमिस्ट्री की है, बट हम लोग उतना इसमें उतने ही सवाल आते हैं न्यूक्लिक एसिड में जहां पे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री यूज हो रही होगी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया तो बेशक छोड़ के आ जाए। देखो है क्या न्यूक्लिक एसिड में? न्यूक्लिक एसिड में ही आप क्या पढ़ रहे हो? आरएनए और डीएनए पढ़ रहे हो, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। ये जो बायो के बच्चे हैं वो उन्होंने पढ़ी होगी ये चीज, ठीक है? तुम्हारे जो सेल चैप्टर होता है, तो द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनका नाम क्या है? क्रोमोसोम्स है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना अपने, वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और कुछ दूसरे टाइप के बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। और इसी में ही अपन क्या पढ़ते हैं? आरएनए और डीएनए पढ़ते हैं, ठीक है? इसको बस यही पढ़ के खत्म कर दो। हमें पढ़ना है ये कि न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रहेगा। अब राइबो का मतलब क्या है? इसमें जो शुगर यूज हो रही है वो कौन सी है बेटा? राइबोज शुगर है, और ये एक तरह की के पेंटोज शुगर होती है ना? 5 कार्बन होते हैं इसमें। स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें जो शुगर होती है राइबोज, वो कौन सी होती है? बीटा वाली होती है। कौन सी वाली? बीटा डी राइबोज होती है। इतना क्लियर हुआ? हुआ इतना क्लियर सभी को? पक्का? चलिए आइए। फिर वो कह रहे हैं कि जो मोनोमरिक यूनिट्स होती है न्यूक्लिक एसिड की, उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें ये पढ़ा रही थी प्रोटीन्स, तो मैंने क्या कहा था? बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ोगे तो प्रोटीन बनेगा, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ोगे तो क्या बनेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे, ठीक है? आरएनए डीएनए की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? बोलो। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं।
देखो एक वर्ड होता है न्यूक्लियोसाइड, एक वर्ड होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जो शुगर होता है और उसमें क्या होता है, बेस। अब बेस का मतलब क्या है अभी बताती हूँ। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर और बेस तो है ही है, अगर उसके साथ आप फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब देखो, तो इसमें तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला, शुगर कौन सी है, बीटा डी राइबोस, याद रहेगी, हाँ मैम। और क्या इसमें एसिड कौन सा ले रहे हो आप, फोस्फोरिक एसिड ले लो। फोस्फोरिक एसिड क्या होता है बेटा, H3PO4। कैसे बनाते हो उसका स्ट्रक्चर, ऐसे, यही बनाते हो। ठीक है, बोलो, अब बोलो, फोस्फोरिक एसिड नहीं पढ़ाया क्या मैंने, पीबलो जी पढ़ाया है। और अगर तुम H प्लस हटा दोगे तो बेसिकली क्या बन गया तुम्हारा, फोस्फेट ग्रुप बन गया है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो इसमें बेस होता है दैट इज हिट्रोसाइक्लिक बेस। हिट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ हिट्रो एटम भी प्रेजेंट होगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना। और क्या होते हैं हिट्रोसाइक्लिक, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो इसमें वो वाले बेस प्रेजेंट है हिट्रोसाइक्लिक। तो इसमें कौन कौन से होंगे जो बेस पढ़ना है आपको, प्योरिन और पिरिमिडीन। ये थोड़ा सा नई चीज है आप लोगों के लिए, प्योरिन और पिरिमिडीन बेस आपको पढ़ने हैं। प्योरिन और पिरिमिडीन वाली यूनिट्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगी। ये कैसे दिखती है मैं बताऊंगी, और इनका तरीका भी बताऊंगी कि इनको कैसे याद करना है। ठीक है मेरा बेटा, चलो आओ देखो, तो दिख रहा है आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या, देखना एक बार, इधर आओ। ओपन चेन यही होती है ना, बताओ। ठीक है, ये होती है आपकी आपकी राइबोस। ठीक है, अच्छा, अब इसकी अगर साइक्लिक फॉर्म बनाओगे तो इस तरीके से ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा। कितने मेंबर रिंग बनेंगी, 1 2 3 4 5। और जब 5 मेंबर रिंग बनती है तो फ्यूरानोज जैसा होता है, फ्यूरानोज रिंग बनती है, यस और नो। अब देखो Yes, यहाँ पे कौन सी वाली शुगर है, बीटा वाली है। बीटा में क्या होता है बताया था मैंने ट्रिक से, जब CH2OH और OH क्या हो, सेम साइड पे हो, याद करो। और मैंने कहा था डॉक्टर की ट्रिक याद रखना, सेकंड वाले में OH राइट में है ना तो वो नीचे आएगा, थर्ड वाले में OH राइट में है वो नीचे आएगा, देख रहे हो। दिस इज योर बीटा डी राइबोस, इज दैट क्लियर, दिस इज योर बीटा डी राइबोस। याद रखना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैसे इसमें कुछ है नहीं ऐसा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस, बीटा डी ऑक्सीराइबोस, क्योंकि देखो आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें राइबोस है। डीएनए में क्या है, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी का मतलब क्या है, डी का मतलब है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब क्या है, बोलो, ऑक्सीजन। तो तुम्हें क्या करना है, सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन को टाटा बाय बाय करना है। देखो सेकेंड पोजीशन पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, देख पा रहे हो क्या, सेकेंड पोजीशन पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, जो पढ़ा रही हूँ उसको गौर से देखो, इतना कोई मुश्किल मैंने कोई चीज नहीं बता दी। अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस की है ग्लूकोज वगैरह स्ट्रक्चर की तो ये तो कुछ है ही नहीं। दिख रहा है क्या, ये यस मैम। ऑक्सीजन नहीं है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस, दूसरी पोजीशन से ऑक्सीजन को गायब कर दो। ठीक है, तो डीएनए में ये शुगर होती है, प्रेजेंट इन डीएनए, और दिस इज प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, चलो आओ आगे। ठीक है, तो यानी कि मैंने क्या बताया, न्यूक्लिक एसिड में तीन चीजें होती है, कौन कौन सी, शुगर,
है ना, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर पता है कौन सी होती है, राइबोज। फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड से आया है, और बेस यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक, कौन कौन से, प्यूरिन और बोलो पिरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरिन कैसे दिखता है, देखो इसमें इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हो, दिस इज प्यूरिन। एक मिनट को बनाओ इसको। मैम दोबारा बताना एक बार। हाँ क्या बनाओ बताऊं, देखो एक बार दोबारा बना देती हूँ। देखो पहले चलो तुम ये देखो पिरिमिडीन क्या होता है। देखो पिरिमिडीन ये होता है, दिस इज पिरिमिडीन। नाइट्रोजन को तुम अपनी जगह पे नहीं लगा सकते, मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं लगा सकते। नाइट्रोजन एक छोड़ के नाइट्रोजन लगाना है, देख रहे हो, ये पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में ये वाली यूनिट तो होती ही होती है जो मैंने बनाई है, और साथ ही साथ एक 5 मेंबर रिंग भी होती है 6 के साथ। ठीक है, दिस इज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसमें राइबोज शुगर होगा, इस टाइप की यूनिट्स होंगी उसमें, और फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, चलो। अब क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में आपको क्या पढ़ना होता है, डीएनए आरएनए, तो डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, कौन कौन से हेट्रोसाइक्लिक बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामिन। मैम इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद करोगे आप कैट जी से। कैट पता है ना, बिल्ली, कैट जी, कैट को, बिल्ली को थोड़ी सी आपको वो करनी है, उसकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करो, कैट जी, कैट जी। और आरएनए में कौन से बेसिस होते हैं, कैसे याद करोगे, काओ जी से, काओ, गौ माता, काओ, बस उसमें COW मत लिखना स्पेलिंग, काओ जी, काओ जी। ठीक है, तो कैट जी में सी क्या है, दिस इज साइटोसिन, दिस इज एडेनिन, दिस इज थायामिन, और दिस इज ग्वानिन। नीट वालों को तो हलवा लग रहा होगा ये, है बताओ क्या कहते हो। इसमें क्या आरएनए में, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, सिर्फ इसमें ये डिफरेंट है, यूरेसिल। पेपर में पता क्या आएगा, ऐसे कौन से बेस है जो डीएनए में है आरएनए में नहीं है, कौन है आरएनए में नहीं है, थायमिन नहीं है। और ऐसे कौन सा बेस है जो आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है, यूरेसिल। और ऐसे कौन से बेस है जो दोनों में कॉमन है, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, मैम जी वाले के स्पेलिंग क्या लिखे हैं? जेई वाले के क्या बेटा, मैम जी जी ये अच्छा जी है ग्वानिन, GUANINE ऊपर लिखी हुई है बेटा। ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड थायामिन डीएनए में होते हैं बेसिस, आरएनए में होते हैं साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा इसके स्ट्रक्चर भी ध्यान रखने पड़ेंगे, फिर रखोगे ध्यान, रखना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में आया है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और 2024 में, 2023 में आया, एक ही बार है। मतलब मान लो अब तुम्हारी जैसे 20 शिफ्ट होती है ना, तो किसी एक या दो ही शिफ्ट में आया है, तो करना पड़ेगा। रेडी हो, चलो। तो सबसे पहले मैं बेसिकली बनवा रही हूँ एडेनिन
और ग्वानिन। देखो जो प्यूरिन वाले हैं ना, प्यूरिन जिसमें 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग थी, उसमें 2 आते हैं आपके। कौन कौन से? एडेनिन वाला आएगा बेस और आपका ग्वानिन आएगा। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। क्या होता है उसमें? एक 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग। क्लियर है? 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। क्या कहते हो? एडेनिन में क्या होता है? यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा होता है। एडेनिन में क्या होता है? यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, देखो। बोलो क्या कहते हो? ग्वानिन में क्या होता है? ये NH2 यहाँ शिफ्ट करना होता है बस, और जहां से तुमने NH2 को बाहर भगाया वहां पे डबल बॉन्ड O लगाना होता है। अब ये करने से कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड आप हटा दो। इसको ऐसे ही करना, और जिसको क्लास से जाना वो भी भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे लिए है नहीं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं है तुम लोगों के लिए, भाग सकते हो, जल्दी भाग लो और आया मत करो मेरी क्लास में। ठीक है, क्या किया? जैसे मैं याद करा रही हूँ वैसे ही कर लो, वरना एनसीईआरटी में तो भूल भुलैया में घूम जाओगे तुम लोग। क्या किया मैंने? एडेनिन ग्वानिन में प्यूरिन वाली बेस होती है तो मैंने बना दिया। एडेनिन में कैसे याद करोगे? नाइट्रोजन के साथ NH2 लगा होता है यहाँ पे इस कार्बन पे। ग्वानिन में क्या हुआ है? NH2 की जगह डबल बॉन्ड लगा दो और NH2 को शिफ्ट कर दो 2 नाइट्रोजन के बीच में। देख रहे हो? इस तरीके से। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एडेनिन ग्वानिन। अब पिरिमिडीन में कौन कौन आते हैं? साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थायामिन आता है। बनाए? चलो सबसे पहले बनाते हैं साइटोसिन। पिरिमिडीन बनाओ। बना लिया। अब यहाँ पे ग्वानिन के स्ट्रक्चर में देखो, जहां NH2 था वहां डबल बॉन्ड O लगा दो, और जहां डबल बॉन्ड था वहां पे NH2 लगा दो। बताओ मुश्किल है क्या? नहीं है मैम। ऐसे कंपैरिजन करके बनाओ। यूरेसिल, थायामिन बनाओ, सॉरी थायामिन कह रही हूँ, पिरिमिडीन बनाओ। अब जहां पे NH2 है वहां पे भी डबल बॉन्ड O लगा दो, जहां पे डबल बॉन्ड O है वहां पे तो लगे ही रहने दो। ये बन गया यूरेसिल। थायामीन कैसे बनाओगे? देखो थायामीन, इसको याद करो, मीथाइल ग्रुप आता है इसमें। पहले बना लो फिर मैं समझा दूंगी दोबारा से। तो जैसे यूरेसिल है उसको वैसे का वैसे बनाओ, देखो। और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो। तो ये बन गया थायामीन। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है अगर आप मुझसे सीख रहे हो। बट अगर आप अपने किसी और टीचर से सीख रहे हो, जो भी है जिसको भी आप फॉलो करते हो, फिर जैसे वो सिखाएंगे वैसे करना। बट पेपर में सवाल आएगा यहाँ से, वो तुम्हें बनाना है। तो एडेनिन ग्वानिन में प्यूरिन वाली यूनिट है, यहाँ पे NH2 लगाओगे। ग्वानिन में NH2 की जगह डबल बॉन्ड हो और NH2 को शिफ्ट कर दो 2 नाइट्रोजन के बीच में। साइटोसिन में क्या होगा? दोनों जो ग्वानिन में पोजीशन थी NH2 डबल बॉन्ड हो की, उसको इंटरचेंज कर दो। यूरेसिल में क्या होगा? NH2 की जगह डबल बॉन्ड O लगा दो जो साइटोसिन में था। और थायामिन में यूरेसिल जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पे क्या लगा दोगे? एक मिथाइल लगा दोगे। ठीक है, सो ये बन गए तुम्हारे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल एंड थायामिन। इसको बनाना है तो प्लीज बना लीजिए।
बन गया। देखो मैं कह ही रही थी कि ये चैप्टर में तुम्हें चीजें बना बना के करनी पड़ेंगी अगर ये तुम चैप्टर करके जा रहे हो। अगर तुम चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो दैट विल बी अ डिफरेंट केस, वो अलग केस बन जाता है। बट अगर यू आर प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर फॉर JEE तो उस केस में आप लोगों को स्ट्रक्चर बना बना के देखने पड़ेंगे। इसमें तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ तरीका, बस करना तुम्हें है। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, सो देखो जैसे मैं थोड़ा सा तुम्हें और इंटरेस्ट लाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला बेटा, जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या होता है, शुगर और बेस होता है। तो देखोगे आपस में वो कैसे कनेक्ट होते हैं, देखना एक बार। बेस कोई भी ले लो, मान लो मैं प्यूरीन वाला बेस ले लेती हूँ। ऐसे होता है ना, और आपका राइबोज शुगर इस तरीके से है, देखो। तुम्हें क्या करना है, यहां से ये निकाल दो बोतल, ठीक है। तो ये बेस से शुगर कनेक्ट हो जाएगा, देख रहे हो सारे बच्चे। ये वाला नाइट्रोजन है, इस पे H है, वो हो जाएगा कंबाइन। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। और फोस्फोरिक एसिड क्या होता है बच्चों? फोस्फोरिक एसिड क्या होता है, रुको, यही होता है ना। अपने को फोस्फेट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये बना था। अब तुम क्या करो, यहाँ से पानी निकाल दो। निकाल दिया तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा। यस और नो? तो ये क्या बन गया, शुगर, बेस और फोस्फेट। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हो? तो अब ऐसे बहुत सारी यूनिट्स को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो ऐसे होता है। चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। देखो एनसीईआरटी कहती है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिपेंड करती है कि न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस कैसी है। जो इसमें कनेक्टिंग लिंक है न्यूक्लिक एसिड में, वो है कौन सी लिंकेज है इसमें, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज थी बताओगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, बोलो। यस मैम। जिनको हम आप ईथर लिंकेज भी बोल सकते हो। प्रोटीन्स में कौन सी थी, कोई बताएगा? पेप्टाइड लिंक। वेरी गुड, बस तुम्हें आता तो है सबको, पेप्टाइड लिंकेज। और न्यूक्लिक एसिड्स में फोस्फोडाइएस्टर। किस्मत अच्छी हुई, यही सवाल आ जाएगा पेपर में। ठीक है, चलो। अब फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज कौन सी होती है, इधर आओ, ये देखो, ध्यान से देखो। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, देखो ये बेस कनेक्ट है शुगर से, और इससे ये फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपने लिया तो ये बन गया, दिख रहा है। और यही इसको क्या बोला गया है, यही है तुम्हारी फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देख रहे हो, जो जोड़े हुए हैं न्यूक्लिक एसिड को, कौन सी लिंकेज है, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 और 5, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका ये फॉस्फेट ग्रुप है वो कहां कहां से जुड़ा हुआ है, 3 और 5 वाले कार्बन से। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. पेपर में आएगा सवाल,
पेपर में आएगा सवाल 3 और 5। अपने तरफ से नंबरिंग मत कर देना, यही वाली नंबरिंग तुम्हें याद रखनी है। चलो अब एनसीईआरटी क्या क्या चीजें बोलती है, क्या क्या वो हाईलाइट कर रही है, हम लोग भी पढ़ते हैं। तुम मेरे को बताना जहां तुम्हें कंफ्यूजन हो। ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। किसी को कोई दिक्कत? न्यूक्लियोसाइड यही होता है जहां पे बेस शुगर के साथ अटैच होता है और 1' पोजीशन पे आपका बेस होता है। ये देखो ये रहा, क्लियर है? आगे आओ। न्यूक्लियोसाइड में शुगर कार्बन को जो नंबर दिया है वो कैसे दिया है? 1', 2', 3' एक्सेट्रा। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जब न्यूक्लियोसाइड लिंक्ड होंगे फॉस्फोरिक एसिड से, कहां पे हो रहे हैं वो? ये देखो ना 5' पोजीशन पे। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. हमें क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। ये देखो, इतना क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड है। तुम्हें पेपर में पूरी तरह फंसा देंगे अगर उन्होंने लिख के दे दिया फॉस्फोरस एसिड। तुम लोग जल्दबाजी में लगा के आ दोगे। सही है, ध्यान रखना फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, चलो आगे हो। न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। आपस में जब ये तो एक मैंने बात की है मोनोमर की। ऐसे अगर न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे आपस में ज्वाइन होंगे तो जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जिसके थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं वो कौन से कार्बन से होंगे? 5' और 3' ऑफ पेंटोस। जैसे एग्जाम्पल कहाँ गया? ये रहा, दिख रहा है? क्लियर है? तो इस तरीके से 3' और 5' पे आपके फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगी। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके फिर न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये डीएनए का मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तुम्हें दिख रहा है? ये तो तुमने देखा भी होगा 9th 10th क्लास में, है ना? टीचर दिखा देते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो डीएनए में जो बेसिस होते हैं बता दिया मैंने कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो बेटा जो ये एडेनिन और थायमिन होते हैं ना, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन और थायमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं। एडेनिन वाले बेस में और थायमिन कितने होते हैं? 2। और साइटोसिन की जोड़ी किससे बनी होती है? गुआनिन से। इसमें क्या होते हैं? 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देख रहे हो? 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इनमें जो बेसिकली साइटोसिन है वो जुड़ा होगा गुआनिन से और एडेनिन जुड़ा होगा थायमिन से। ठीक है, बोलो हाँ है ना? जैसे तुम्हें एक मैंने पिक्चर लगा रखी है, देख। ठीक है, ऐसा। ठीक है क्या? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब देखते हैं कुछ एनसीईआरटी की लाइनें। तुम्हें यहाँ पे ज्यादा बेटर दिख रहा होगा। देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है डीएनए का। कैसे? गुआनिन साइटोसिन से, एडेनिन थायमिन से, थायमिन एडेनिन से, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन। तो अब देखो एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है भाई, बस देखना है तुम्हें। एनसीईआरटी कहती है कि information regarding the sequence of nucleotides in the chain of nucleic acid is called its primary structure. फिर वो कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए के लिए। तो डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। याद रहेगा, बस यहीं से याद रखना है तुम्हें, ये बेशक भूल जाना। ठीक है, ये डीएनए का कैसा है? डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर है। और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं
two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bond between pair of bases. और दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस. ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, जो ये क्या होते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं स्ट्रैंड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे बन रहे होते हैं बिटवीन पेयर ऑफ बेस. ठीक है. अच्छा, एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ और साइटोसिन बनाता है ग्वानिन के साथ. ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ठीक है. और एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ठीक है. यस मैम. अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि सेकेंडरी, अगर मैं आरएनए की स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आरएनए का स्ट्रक्चर हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होगा, बट आरएनए के बारे में आप ये नहीं बता सकते. ठीक है. तो जहां पे भी लिखा हो कि आरएनए इज ऑलवेज फॉर्म डबल स्ट्रैंड, आंसर इज नो. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं कि आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, जो कि जिनके अलग अलग फंक्शन, वो मतलब जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे एमआरएनए होते हैं मैसेंजर, ये आरएनए राइबोसोमल, एंड ये टीआरएनए ट्रांसफर. ये आपको नहीं करना है. देखो, अगर पेपर में यहाँ से आता है तो छोड़ के आ जाना बेशक, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली बायो, तो इसको करने की जरूरत नहीं है. हाँ, बायो वाले जो बच्चे हैं वो कर लेंगे, और जो जेई वाले बच्चे हैं आप इसको छोड़ सकते हो, इस लाइन को मेरी तरफ से. ठीक है. आपको सिर्फ कौन से बेस पेयर हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, दे आर बोथ स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है. क्यों होते हैं, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म. राइट, इस तरीके से आपको बताना है. ठीक है. चलो अब क्वेश्चन करते हैं. करो, ये सारे पीवाईक्यूज हैं. बताओ, शुगर मोइटी इन डीएनए कौन सी होती है डीएनए में? बीटा डी बी ऑप्शन. और आरएनए में बीटा डी राइबोस हो राइबोस. जाएगा. बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. ये वाला क्वेश्चन देखो, यूरेसिल इज द बेस प्रेजेंट इन आरएनए. यूरेसिल का स्ट्रक्चर बना के दे रखा है आप लोगों को. ठीक है. आपको बताना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. तो मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, परसेंटेज कैसे निकालोगे? टोटल इसका मोलर मास काउंट करो, उसमें से नाइट्रोजन कितना है, कितने, दो नाइट्रोजन है तो 2 × 14. मोलर मास कैसे करोगे, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4. ठीक है. तो देखो कितना हो गया, 12 4 = 48, 28 32, और ये 4 कितने हो गए, ये 8 10, और 10 और 12 22, और ये कितने हो गए, 5 4 9, और 2 11, 112 हो गए. तो बस इसको तुम्हें क्या करना है, सोल्व करना है. कर लोगे? कितना आएगा ये, ध्यान रखना कैलकुलेटर अलाउ नहीं है. 25% इज द फाइनल आंसर. जो अगर आप लोग अभी भी पेपर में कैलकुलेटर यूज कर रहे हो संडे वाले टेस्ट में, तो मत करो, छोड़ दो. ये वाला बताओ, बेसिस कॉमन टू आरएनए एंड डीएनए. कौन कौन से बेसिस कॉमन होते हैं आरएनए डीएनए में?
ए ऑप्शन। A option. और काओटिन को एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये देखो, if one strand of DNA has the sequence of A, the sequence in the complementary strand, अगर एक स्ट्रैंड डीएनए के तुम्हें सीक्वेंस पता चल गए तो दूसरे के तुम बता सकते हो। हाँ मैम, एडेनिन की जोड़ी किससे होती है? थायमिन से। ग्वानिन की किससे होती है? साइटोसिन से। साइटोसिन की ग्वानिन से। देख लो अब, थायमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन और जी के साथ सी और टी। कौन सा होगा? टी सी सी जी ए ए जी टी, नहीं सी टी, सॉरी, ए ऑप्शन, टी सी सी जी डबल ए सी टी हो जाएगा। ऐसे करना है, आसान है। चलो ये वाली क्वेश्चन करो, ये 2025 में आया है। द कार्बोहाइड्रेट राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए, आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। क्या राइबोज एक पेंटोज शुगर है? यस और नो? Yes. Yes, ma'am. ए तो ठीक है, अगर ए ठीक है तो ये तो हो नहीं सकता। क्या ये पायरानोज रिंग में है? पायरानोज फॉर्म में है? नहीं मैम, नहीं, मैंने गलत बताया था शायद तुम लोगों को। रुको 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 रुको, मैंने पायरानोज बोला था, फ्यूरानोज। अगर पायरानोज बोला तो गलत बोल दिया शायद मैंने क्या बोला था? पायरानोज या फ्यूरानोज? Furanose. अच्छा, मतलब ठीक बोला था। ठीक है, 5 मेंबर्ड वाली रिंग होगी, फ्यूरानोज होगा। पायरानोज 6 मेंबर्ड में होती है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, नहीं तो तुम गलत कर देते क्वेश्चन। अब वो बोल रहे प्रेजेंट इन पायरानोज फॉर्म, गलत है ना, तो बी तो गलत है और बी यहाँ पे हट चुका है। चलो चेक करते हैं, क्या ये डी कॉन्फ़िगरेशन में होता है? हाँ मैम, याद है? देखो देखो, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन ये वाला OH राइट पे है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन का होगा। रिड्यूसिंग शुगर है? हाँ मैम, रिड्यूसिंग तो है ही, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको। अल्फा एनुमेरिक फॉर्म है? नहीं मैम, इसमें बीटा डी राइबोज होता है, तो ये गलत होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ACT हो जाएगा। NCERT से है ना, तो ऐसे ही सवाल आते हैं। अब देखो, अब तुम्हें ये स्ट्रक्चर मैच करने थे। एडेनिन लिस्ट 1 थी, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, और ये लिस्ट 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अपने को मैच करना है, एडेनिन कौन है, थायमिन कौन है, यूरेसिल कौन सा है। तो सबसे आसान तुम्हें जो लगता है वो करो पहले। थायमिन में मैंने कहा था मिथाइल ग्रुप होगा, तो सी को कौन मैच करेगा? Second. वेरी गुड। और यूरेसिल में डबल बॉन्ड O होते हैं, तो डी को कौन मैच करेगा? फर्स्ट। ठीक है, साइटोसिन में क्या होता है याद करो, NH2 और डबल बॉन्ड O होता है, यानी कि बी का फोर्थ आ जाएगा। और एडेनिन में क्या होता है? सिर्फ NH2 होता है। ये देखो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? वो तुमसे स्ट्रक्चर तो नहीं पूछ रहा है, मतलब लाइक स्ट्रक्चर बनाना तो नहीं पूछ रहा है, बट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी अगर मालूम है ना, थोड़ा थोड़ा सा भी, तो भी कर लोगे। ठीक है, तो हल्का फुल्का ध्यान में रखना। ये देखो, total number of hydrogen bond of a DNA double helix strand whose one strand has the following sequence of bases. टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड बताने, बता सकते हो क्या? ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन थायमिन थायमिन, इसके साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ फिर ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन, फिर इसके साथ ग्वानिन, थायमिन के साथ एडेनिन और एडेनिन के साथ थायमिन। अब तुम एक काम करो, साइटोसिन और ग्वानिसिन, ग्वानिसिन बोल रहे हो, क्या था? ग्वानिन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है दूसरे के साथ? 3, तो 7 कितने हो जाएंगे टोटल? 21। यस और नो? बिकॉज ये 3 बनाएगा, 3 3 3 3 3 3, कितने हो गए? 21। और बाकी 1 2 3 4 5 6,
12, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। 2 2 2 2 2 2, एक रह गया क्या? हाँ, तो 21 और 12 कितने हो गए? 33। आंसर कितना आएगा? बताओ जिसको समझ नहीं आया सवाल। कुछ नहीं करना था, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करने हैं तुम्हें। कर लोगे? Yes, ma'am. काउंटिंग करनी है भाई, बस। मैंने तुम्हें सारे सवाल करा दिए 2025 के। अब मैं तुम्हें एक बार कल की क्लास और ले लो। कल है ना अपनी क्लास? हाँ, कल ये चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे और अपने पास टाइम भी बचेगा। 2025 के मैं करा चुकी हूँ, 23-24 के भी काफी सारे करा दिए हैं, और कल हम थोड़े और क्वेश्चन कर लेंगे सो दैट तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले कि इस चैप्टर से आसान सवाल आते हैं। ठीक है? तो मैंने पहले भी बोला था 90% क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में से ही आएंगे।